नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम AEC2 सेमेस्टर थर्ड या फिर सेमेस्टर फोर्थ में पढ़े जाने वाली हिंदी क के सब्जेक्ट व्यवहारिक हिंदी के पहले यूनिट को पढ़ने वाले हैं तथा इसके सिलेबस तथा इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड की वीडियो इसके बाद आएगी जो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को और इस पेपर के पैटर्न को समझते हैं। इसमें सिलेबस में 2 इकाई लगी हुई है। पहली इकाई में व्यवहारिक हिंदी के परिचय, बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व और हिंदी के 3 रूप बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी को पढ़ना है। उसी तरह इकाई 2 में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूपों को देखना है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर बोली जाने वाली हिंदी, बैंकों में प्रचलित परिभाषिक शब्दावली, कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की परिभाषिक शब्दावली तथा अनुभव लेखन को पढ़ना है। इस पेपर के पैटर्न को देखें तो इसमें आपके 60 नंबर के पेपर अभी एग्जामिनेशन होंगे, रिटन एग्जामिनेशन, और 20 नंबर आपके इंटरनल के हैं। कुल 80 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट है। तो आइए इसके हम पहले यूनिट यानी कि व्यवहारिक हिंदी के परिचय और उसके विविध रूप को देखते हैं। व्यवहारिक हिंदी का मतलब है हिंदी का वह रूप जो आम लोगों द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यवहार शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है इस्तेमाल में आने वाला। व्यवहार शब्द में एक प्रत्यय जोड़ देने से व्यवहारिक बनता है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार में प्रयुक्त होने वाला। तो इसी तरह व्यवहारिक हिंदी का अर्थ हुआ व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी। व्यवहारिक हिंदी का अर्थ को हम समझे तो यह हिंदी का वह रूप है जो आम लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अलग अलग कामों और उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदी भाषा खुद है। इसमें आम लोगों के जीवन का सच्चा चित्रण मिलता है। इसमें भावनाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया जाता है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जिसमें परंपरा और परिवेश का बड़ा योगदान होता है। व्यवहारिक हिंदी की विशेषताओं पर बात करें तो वो है यह व्याकरण के नियमों को भी तोड़ सकती है, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा है। समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती है, क्योंकि हर समाज में अपने नियम हैं और अपनी मान्यताएं हैं, तो उस तरह से इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यवहारिक हिंदी आम लोगों की बोलचाल की भाषा है जो समय के साथ विकसित हुई है और समाज के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती हैं। यह भावनाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने का एक माध्यम है और यह व्याकरण के नियमों से बंधी हुई नहीं है। व्यवहारिक हिंदी को कामकाजी हिंदी, प्रकार्यात्मक हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी भी कहते हैं। यह सिर्फ रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है, तो ये सरल और साधारण भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भाषा की परिभाषा होती है भाषा विचार विनिमय का माध्यम है, तो जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। व्यवहारिक हिंदी भी एक भाषा ही है। इसमें हिंदी की तरह व्याकरणिक त्रुटियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आम जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसे व्यवहारिक हिंदी कह रहे हैं। तो आम जीवन में हम बोलचाल की भाषा में कुछ व्याकरणिक त्रुटियां भी करते हैं, जिसे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम व्यवहारिक हिंदी के मतलब को देखें तो सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं है व्यवहारिक हिंदी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे विज्ञान में, व्यापार में, कानून आदि में इस्तेमाल होने वाली एक विशेष भाषा भी है। विद्वान व्यवहारिक हिंदी की जगह प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का प्रयोग ज़्यादा सही मानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिंदी का अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही व्यवहारिक हिंदी है, जैसे डॉक्टर की हिंदी, व्यापारी की हिंदी, वैज्ञानिक की हिंदी आदि। अब हम व्यवहारिक हिंदी के विकास की बात करते हैं।
हिंदी का बोलचाल का रूप तो बहुत पुराना है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आधुनिक युग में विकसित हुआ है। 19वीं सदी में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव से हिंदी को नए क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे इसका व्यवहारिक रूप विकसित होता चला गया। भाषा मूल रूप से एक जैसी होती है, लेकिन इस्तेमाल के आधार पर उसमें विविधता आ जाती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की हिंदी इस्तेमाल की जाती है, जिसे लोग अपनी समझ से समझ लेते हैं। जैसे लोग कह देते हैं मोटर भर गई, इसका मतलब होता है टंकी भर गई, लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मोटर भर गई, मोटर बंद कर दो। संक्षेप में, व्यवहारिक हिंदी अलग अलग उद्देश्यों और क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी का विशेष रूप है, जो समय के साथ विकसित हुआ है और प्रयोग के आधार पर बदलता रहता है। अब हम व्यवहारिक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई भाषाएं और संस्कृतियाँ हैं। यहाँ बोलने और लिखने पढ़ने के आधार पर बहुत सी भाषाएं मौजूद हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ज़्यादातर भाषाएं साहित्यिक रूप से हिंदी के बराबर ही समृद्ध हैं। ये सभी भाषाएं पुराने समय से ही लोगों के बीच संपर्क और संस्कृति के आदान प्रदान का माध्यम रही है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से इनमें कुछ अंतर दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज में इन भाषाओं का अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। हिंदी के साथ भी ऐसा ही है। अलग अलग रूपों, स्तरों और भूमिकाओं में इस्तेमाल होने की वजह से व्यवहारिक हिंदी के भी कई नाम हो जाते हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ मुख्य बातें देख सकते हैं। जैसे बहुभाषिका। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। साहित्यिक समृद्धि। संविधान में शामिल ज़्यादातर भाषाएं साहित्य के मामले में काफ़ी समृद्ध है, यानी कि उनमें बहुत सारे साहित्य लिखा हुआ मौजूद है। उसी प्रकार संपर्क और आदान प्रदान। ये भाषाएं लोगों के बीच बातचीत और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम रही हैं। विविधता का कारण को देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भाषाओं में अंतर आ जाता है, क्योंकि अलग अलग समाज और संस्कृति के लोग एक ही भाषा को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें विविधता आ जाती है। व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न नामों को देखें तो हिंदी को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम पड़ गए। जैसे कामकाजी हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रकार्यात्मक हिंदी आदि। ये नाम हिंदी के अलग अलग इस्तेमाल के आधार पर रखे गए हैं। संक्षेप में हम कहें तो भारत की बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता के कारण भाषाओं में विविधता पाई जाती है। इसी वजह से व्यवहारिक हिंदी के भी कई नाम हैं जो इसके विभिन्न प्रयोगों को दर्शाते हैं। अब हम हिंदी के विविध रूपों में से कुछ प्रमुख को देख लेते हैं। पहला है हमारा वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। यह हिंदी मध्यकाल से ही संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात आदि में इसका प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने वाणिज्यिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया, जिससे इसका प्रयोग और बढ़ा। इस क्षेत्र में कुछ खास वाक्यांश इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे बाजार की स्थिति को दर्शाने के लिए हम कह सकते हैं चांदी उछली, सोना लुढ़का, यानी कि चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई और सोना का दाम में गिरावट आई। उसी तरह कीमतों में वृद्धि के लिए कई बार हम कह देते हैं टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इस तरह से हम व्यापारिक या वाणिज्यिक हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह दूसरा है हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विज्ञान का संबंध तकनीकी और प्रौद्योगिकी दोनों से है। इसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, यांत्रिकी आदि विषय शामिल है। इन विषयों को व्यवहारिक हिंदी में शामिल करने से देश का काम आसानी से और जनहित में हो सकता है।
इन विषयों की जानकारी मुख्य रूप से इन 4 माध्यमों से मिलती है, जो कि पहला माध्यम है पुस्तक के रूप में विज्ञान। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की जानकारी बढ़ने से पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ा। अनुवादित पुस्तकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पुस्तकों की भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए ताकि आम आदमी तक जानकारी पहुंच सके। इनकी जानकारी का दूसरा जो माध्यम है वो है हमारा शोध पत्रों और शोध पत्रिकाओं के रूप में। ये उच्च स्तर के वैज्ञानिक लेखन होते हैं जिसमें पारिभाषिक और तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है। ये विद्वानों द्वारा लिखे जाते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधान की जानकारी देते हैं। तीसरा जो इनकी जानकारी का माध्यम है वो है कोशों और विश्वकोशों के रूप में। ये शब्दों के अर्थ, परिभाषाएं और जानकारी प्रदान करते हैं। परिभाषा कोश में शब्दों की व्याख्या, व्यक्ति कोश में व्यक्तियों की जीवनी और विश्व कोश में विभिन्न विषयों की विस्तृत जानकारी होती है। अब हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के कोश भी उपलब्ध है। कोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो इसमें 3 तरह की डिक्शनरी बताई गई, जिसमें एक में शब्दों की व्याख्या होती है, दूसरे में व्यक्तियों की जीवनी बताई जाती है और तीसरे में विस्तृत जानकारी दी जाती है विभिन्न विषयों की। उसी प्रकार चौथा जो हमारा माध्यम है वो है जनसंचार माध्यमों के रूप में। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट जैसे माध्यमों से विज्ञान और तकनीकी की जानकारी आम लोगों तक पहुंचती है। डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी जैसे चैनल भी हिंदी में जानकारी देते हैं। इन माध्यमों की भाषा सरल और रोचक होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सके। ये माध्यम लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं और प्रेरित करती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी व्यापार और वाणिज्य में इस्तेमाल होती है, जबकि वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार वाणिज्यिक हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी के बाद तीसरा है हमारा विधिक हिंदी। विधि का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। विधि का तात्पर्य है कानून से। तो ये कानून की भाषा है जो अदालतों में इस्तेमाल होती है। जब जज के सामने वकील आपस में बहस करते हैं तो वो जिस भाषा में बात करते हैं उसे ही हम विधिक हिंदी कहते हैं। पहले ब्रिटिश काल में अदालती भाषा उर्दू थी, फिर अंग्रेजी हो गई, जिससे हिंदी पीछे छूट गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1970 में पहली बार कानूनी शब्दों की एक सूची बनाई गई। संविधान में हिंदी को राज्य भाषा बनाने के बाद यह कानून के क्षेत्र में तेजी से विकसित हुई। इसके बाद है हमारा कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी सरकारी, गैर सरकारी या फिर निजी किसी भी प्रकार की कार्यालयों में औपचारिक लिखित कामकाज की जो भाषा है उसे ही हम कार्यालयी हिंदी कह देते हैं। हर प्रदेश और देश में कार्यालयों में अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल होती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, अगर वेस्ट बंगाल में है तो बंगाली, केरल में मलयालम आदि। कार्यालयों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यह रूप तब विकसित हुई जब 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया। इससे पहले मुगल काल में फारसी और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी राजभाषा थी। स्वतंत्रता के बाद कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है और इसकी अपनी शब्दावली, पदरचना और वाक्य विन्यास भी विकसित हुए हैं। व्यवहारिक हिंदी के अलग अलग रूप तेजी से विकसित हो रहे हैं। व्यापार, तकनीक, जनसंचार के साथ साथ यह कानून और कार्यालयों में भी अपनी जगह बना रही हैं। इसे और सरल शब्दों में कहें तो विधिक हिंदी अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली कानूनी भाषा है और कार्यालयी हिंदी कार्यालयों में लिखित कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा है। दोनों ही रूप स्वतंत्रता के बाद विकसित हुए और हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अभी तक हमने व्यवहारिक हिंदी के सामान्य परिचय को देखा और इसके विविध रूपों को देखा। इससे एक प्रश्न आपका फिक्स है कि आएगा ही।
अब हम अगले पॉइंट पर बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को देखेंगे। अभी तक हमने हिंदी के विविध रूपों में 4 प्रकार की हिंदी को देखा है। वाणिज्यिक हिंदी, जो व्यापार में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा है। उसके बाद हमने देखा था वैज्ञानिक हिंदी, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा है। उसके बाद हमने देखा था विधिक हिंदी, जो कि विधि यानी कानून में, अदालतों में प्रयोग की जाने वाली जो हिंदी भाषा है उसे हम विधिक हिंदी कहते थे। फिर कार्यालयीय हिंदी, जो कि कार्यालयों में इस्तेमाल की जाती है। अब हम बैंकों में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी को देखते हैं। आजकल बैंकों में कई काम हिंदी में हो रहे हैं, जिसके लिए शब्द भंडार, अधिकारी, अनुवादक आदि भी उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी हिंदी के प्रयोग में कुछ मुश्किलें आती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कठिनाइयां हैं जो कि बैंकों में हिंदी के प्रयोग में होती हैं। बैंक के अधिकारियों को वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे शब्दों के अर्थ पर ध्यान न देकर भाषा की बनावट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को कम समय का और सिर्फ औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को केवल औपचारिक ट्रेनिंग दिया जाता है शॉर्ट पीरियड का, जो कि मतलब पर्याप्त नहीं है हिंदी भाषा की बढ़ावा देने के लिए। बैंकों में हिंदी में काम की प्रगति का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जाता है। नाम पट, पदनाम, सूचना पट आदि में एकरूपता नहीं है। यानी कि सूचना पट, नोटिस बोर्ड और पोस्ट के जो भी नाम हैं वो मतलब अंग्रेजी में है तो हिंदी में नहीं है, समान रूप से मतलब उपलब्ध नहीं है। अब हम समस्याओं के निवारण को देख लेते हैं। ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए जिन्हें विषय का ज्ञान हो, दोनों भाषाओं पर आसान अधिकार हो और हिंदी में शब्द बनाने की क्षमता हो। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लंबे समय के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिनमें परीक्षाएं और प्रतियोगिताएं भी हो। हिंदी में नोटिस और ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देना चाहिए और अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। इसी की एक पहल है जो अभी सरकार कर रही है, वो हिंदी पखवाड़ा चलाया जाता है। हिंदी दिवस के समय में 15 दिन का पखवाड़ा होता है, तो उसे भी आप बता सकते हैं। बैंकों में हिंदी में काम की प्रगति का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। बैंकों में नामपट, पदनाम, सूचना पट आदि मानक हिंदी शब्दावली में तैयार किए जाने चाहिए ताकि एकरूपता रहे। बैंकों में हिंदी पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए। बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट हिंदी में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। चूँकि देश की 70% जनता गाँव में रहती है, इसलिए उनके साथ व्यवहार के लिए हिंदी या स्थानीय भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। अब हम बैंकों में हिंदी के महत्व को देखते हैं। हिंदी कई दशकों से संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में जनता से जुड़ी हुई है। इसलिए बैंकों में इसका प्रयोग बढ़ाना जरूरी है ताकि आम जनता को सुविधा हो। देश भर में एकरूपता लाने के लिए मानक हिंदी शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। आजकल विज्ञापन भी ज़्यादातर हिंदी में बन रहे हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार और बैंक अब जनता की भाषा का महत्व समझ गए हैं। वे जान गए हैं कि भारत में व्यापार करने और लाभ कमाने के लिए हिंदी का प्रयोग जरूरी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। हिंदी आम जनता की भाषा है, इसलिए बैंकों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हमारा बैंकों में हिंदी का प्रयोग। इससे भी एक प्रश्न आपका फिक्स है कि आएगा ही, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद अब हम संविधान के अनुच्छेदों तथा अधिनियमों में हिंदी के प्रावधान को देखेंगे। हिंदी के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। चूँकि इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न नहीं आने वाले हैं, लेकिन आप अन्य प्रश्नों के उत्तर में इसे जोड़कर अगर लिखते हैं तो आपका उत्तर ज़्यादा सार्थक और ज़्यादा सटीक होगा। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 343 में कहा गया है
कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 दो में कहा गया है, शुरुआत में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अनुच्छेद 343 3 में कह दिया गया है, संसद चाहे तो 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्यसभा आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख है और अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति को व्यक्त कर सके। इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कार्यालय के नोटिस, करार, टेंडर आदि कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। इस अधिनियम को 1967 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम की धारा 8 के तहत 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिसके अनुसार भारत के राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया उनकी हिंदी भाषा के उपयोग के अनुसार। क क्षेत्र है जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो उत्तर भारत के राज्य है जिसमें बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि। उसी प्रकार ख क्षेत्र है जो कि मध्य भारत के राज्य है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र आदि हैं। और कुछ ग क्षेत्र में है जहां हिंदी का स्तर ज़्यादा नीचा है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य आते हैं, तमिलनाडु, केरल आदि। इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम 1976 में नियम 5 और 7 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। नियम 8 के अनुसार हिंदी में प्रवीण कर्मचारी को हिंदी में काम करने के लिए कहा जा सकता है। नियम 10 के अनुसार जिन कार्यालयों में 90% से अधिक कर्मचारी हिंदी जानते हो उन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। नियम 12 के अनुसार कार्यालय प्रमुख का दायित्व है कि वह राजभाषा नियमों का पालन करवाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क क्षेत्रों के बैंकों में कार्यालय आदेश, रिपोर्ट आदि सभी हिंदी में होने चाहिए। बैंकों में हिंदी में प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो संविधान और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर सरकारी कार्यालयों और बैंकों में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जिससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। संपर्क भाषा क्या है, इसे जान लेते हैं। संपर्क भाषा वह भाषा है जो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने में मदद करती हैं। यह एक सेतु की तरह काम करती है जिससे लोग अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा के अनुसार विभिन्न भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति, दो प्रदेश, राज्य और केंद्र तथा दो देश संपर्क स्थापित कर पाते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। जिस भाषा के माध्यम से दो व्यक्ति या फिर दो प्रदेश, दो राज्य या फिर दो केंद्र या दो देश आपस में संपर्क स्थापित करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा की विशेषताओं को देखें तो यह बोलचाल की भाषा होती है और सरल होती है। इसमें तकनीकी शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है, सरल तथा आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर राजभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में हिंदी को अधिकांश लोगों ने संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है ताकि यह संपर्क भाषा के रूप में और विकसित हो सके। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि हिंदी का विकास इस तरह से हो कि उसमें हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हो सके।
हिंदुस्तानी भाषा आप जानते होंगे, हिंदी में जब उर्दू को मिश्रित कर देते हैं तो वो हिंदुस्तानी भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार बताया गया 351 अनुच्छेद में कि हिंदी का विकास इस तरह से हो कि हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी इसमें साथ साथ किया जा सके। यात्रा के दौरान जब अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ होते हैं तो वे हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करके संवाद करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग लोग दैनिक कार्य, मनोरंजन, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों, धार्मिक कार्यों और साहित्यिक उद्देश्यों के लिए एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि संपर्क भाषा अलग अलग व्यक्तियों, राज्यों, देशों को जोड़ने का काम करती है। यह विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों और कलाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनती है और लोगों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है। भारत के संदर्भ में हिंदी ने एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा के रूप में भूमिका निभाई है और यह देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अब हम हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों को देखेंगे, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में है बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा विचार विनिमय का, विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। एक कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यानी एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस बढ़ने पे हमें बोली यानी भाषा बदल जाती है। भारत में भाषाएं क्षेत्रों के अनुसार बदलती हैं। इसी विविधता में हिंदी में भी कई रूप विकसित हुए हैं। पहले हम बम्बईया हिंदी को देखते हैं। इसके क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में बोली जाती है। इसके प्रयोग को देखें तो हिंदी फिल्मों में बदमाशों, गुंडों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए उनकी भाषा के रूप में इसे दर्शाया जाता था, परंतु आज ये लोगों के आम जीवन की भाषा बन गई है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें अपूर्ण, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काय को जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मुन्ना भाई और कंपनी जैसी फिल्मों में इसका उपयोग किया गया है। यह भाषा अक्सर अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी फिल्मों में सुनाई देती है, परंतु मैंने आपको बताया कि यह आजकल आम जीवन की भाषा बन गई है। उसी प्रकार कलकतिया हिंदी है। इसके क्षेत्र को देखें तो कलकत्ता मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। इसमें प्रभाव को देखें तो बंगाली भाषा और मौजपुर क्षेत्र के लोगों का प्रभाव इस पे ज़्यादा है। इतिहास, अगर इस कलकतिया हिंदी के इतिहास को देखें तो कोलकाता में हिंदी का पुराना इतिहास है। फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगला और हिंदी का अध्ययन साथ साथ शुरू हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। राजा राम मोहन राय ने भी हिंदी को भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा के रूप में बताया है। इस भाषा की विशेषता को देखें तो बंगाली, भोजपुरी और मैथिली के मिश्रण से यह भाषा बनी है। यह बोलचाल, व्यापार, बाजार की भाषा बन गई है। इसे सांस्कृतिक कोलकाता का हिस्सा माना जाता है। इसी प्रकार हम हैदराबादी हिंदी को देखते हैं। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। इसमें प्रभावों की बात करें तो दक्षिणी, मराठी, तेलुगु भाषाओं का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। उर्दू का भी प्रभाव इस पर है, क्योंकि हैदराबाद पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा है, तो उर्दू का भी प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। इसके प्रयोग की बात करें तो बाजार, हाट और व्यापार में समानता बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें मुझे चाहिए के लिए मेरे को होना है और क्या चाहिए के लिए क्या होना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यह बोलचाल की भाषा है जिसमें स्थानीय भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है।
प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तीनों हिंदी के क्षेत्रीय रूप हैं जो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति के प्रभाव से विकसित हुए हैं। ये भाषाएं अपने अपने क्षेत्रों में संवादों के महत्वपूर्ण माध्यम हैं और हिंदी की भाषाई विविधता को दर्शाते हैं। बोलचाल की भाषा में स्थानीय प्रभाव होता है और यह सामान्य संपर्क का सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पे हमारा पहला यूनिट समाप्त होता है। हम इसके निष्कर्ष के बारे में देखें तो समग्रतः कहा जा सकता है कि व्यवहारिक हिंदी भारत के जन सामान्य और विशिष्ट वर्ग के समस्त औपचारिक कार्यों जैसे कार्यालयी और व्यापारिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, विधिक ही नहीं अपितु समग्र भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ने, उनके मध्य संपर्क स्थापित करने के अपने दायित्व को अत्यंत निष्ठापूर्वक ढंग से निभा रही हैं। बहुभाषी भारत में स्थानीय भाषा की अनेकता के इस संदर्भ में हिंदी का विशेष महत्व है और इसका प्रयोग हम विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर आम बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व अति प्राचीन है। यह भाषा लगभग 250 वर्षों से देश में संपर्क की भाषा रही है और देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। जनजीवन के विभिन्न आधारों पर विभिन्न भूमिकाओं में इसका अपना महत्व है जिसे कोई नकार नहीं सकता। इस प्रकार हमने इसमें सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था व्यवहारिक हिंदी के सामान्य परिचय को और उसके विविध रूपों को। इससे एक प्रश्न आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद हमने बैंकों में हिंदी के प्रयोग को पढ़ा था जो कि आपका दूसरा प्रश्न आपका उससे रहेगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, और उसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी, तीनों में से किसी एक की विशेषता पर आपको एक प्रश्न रहेगा। इस तरह से फर्स्ट यूनिट से आपके 4 प्रश्न रहेंगे, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद की सेकेंड यूनिट की वीडियो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।